Good morning, students. Welcome to the class of economics, and we are studying chapter 4 of Indian economic development, that is strategy of industrial growth 1947 to 1990. And we have studied up to the point that is IPR 1956, and we studied the principal elements of IPR. Now today we will study development of small scale industry, a policy instrument to promote the goals of employment and equity. The process of industrialization had two broad dimensions: growth of large scale industry like iron and steel, transport and communication to generate infrastructural facilities, and growth of small scale industry to generate employment opportunities besides social justice. तो हमारी गवर्नमेंट ने 1990 से पहले दोनों ही काम करे. उन्होंने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करा, जैसे कि आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके. और सेकेंड, उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिल सके, क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर मैनुअल वर्क ज्यादा होता है और वो ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है. A small scale industry is presently defined as one whose investment does not exceed ₹5 crore. अभी की डेफिनेशन में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसा कि बुक में दे रखा है, 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं. एट द बिगिनिंग ऑफ प्लानिंग इट वाज डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डिड नॉट एक्सीड 5 लाख. पहले 5 लाख से कम वाली इंडस्ट्रीज को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते थे. द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वाज underlined by Karvi Committee, also called Village and Small Scale Industries Committee in 1955. It was a committee which was formed for the development of village and small scale industries. It underlined the significance of small scale industries in terms of their three principal characteristics. Three principal characteristics of SSI are: SSI is labor intensive and therefore employment friendly. SSI जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, वो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है और एम्प्लॉयमेंट फ्रेंडली है. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू बी लेबर इंटेंसिव व्हाइल लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज कैपिटल इंटेंसिव. लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव आप लोगों ने पढ़ रखा है. टू प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू यूज मोर ऑफ लेबर देन कैपिटल. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्योंकि लेबर इंटेंसिव है, वो ज्यादा लेबर को काम में लेती है. A large scale industry on the other hand uses more of capital than labor. जबकि जो large scale industries होती हैं उनके अंदर कैपिटल यानी कि मशीन ज्यादा होती हैं और लेबर का इन्वेस्टमेंट कम होता है. We inherited an economy from the British which was a capital deficient economy, जिसके अंदर कैपिटल की बहुत कमी थी, and a labor surplus economy, मगर लेबर बहुत ज्यादा थी. Accordingly, our planners rightly thought of achieving full employment by focusing on small scale industry. तो हमारे प्लानर्स ने बहुत अच्छा काम करा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करके, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लेबर को एम्प्लॉयमेंट मिल सके और सोशल जस्टिस का गोल हमारा पूरा हो सके. एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, रेफरिंग टू इंटर रीजनल इक्वलिटी. तो एसएसआई के लिए हमें कम जगह की जरूरत होती है और उसको हम कहीं पर भी ओपन कर सकते हैं. लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इसको अपन कहते हैं. तो एसएसआई को ओपन करने में हमें लोकेशन की प्रॉब्लम नहीं होती, हम उसको कहीं पर भी छोटी जगह पर भी ओपन कर सकते हैं. तो एसएसआई एक बहुत अच्छा सोर्स है रीजनल इक्वलिटी लाने का, क्योंकि हम इसको छोटे गांवों में और पिछड़े हुए इलाकों में बना सकते हैं और उससे वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वहां की इकोनॉमी डेवलप होगी. लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक भिलाई स्टील और रोरकेला स्टील इज ऑफन एस्टेब्लिश्ड क्लोज टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. जितनी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो अपने रॉ मटेरियल के पास में ही अपनी इंडस्ट्री बनाते हैं, जिससे कि उनको रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में ज्यादा टाइम ना लगे. दिस इज बिकॉज रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इज वेरी ह्यूज. इट्स ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम अ डिस्टेंस प्लेस लीड्स टू हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. एसएसआई ऑन द अदर हैंड शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड, कंट्रीब्यूटिंग टू बैलेंस रीजनल ग्रोथ. इसने आपको एग्जांपल दिया कुछ स्टील इंडस्ट्रीज का, जो कि ऐसी लोकेशन पर सेटअप हैं जहां पर उनको उनका रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाता है. इट मींस उनके अंदर लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनको ज्यादा रॉ मटेरियल चाहिए होता है और वो वहीं पर ही सेटअप होती हैं जहां उनको रॉ मटेरियल ज्यादा मिलता है. मगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्योंकि स्मॉल लेवल पे काम करते हैं तो वो कहीं पर भी सेटअप हो सकते हैं और इस
कारण रीजनल इक्वलिटी लाने के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है। एसएसआई नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड देयरफॉर इक्विटी ओरिएंटेड, रेफरिंग टू इक्वलिटी अक्रॉस डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द society. SSI needs much smaller investment compared to large scale industry. Accordingly, it does not lead to concentration of economic power. तो SSI से ज्यादा economic power कुछ लोगों के हाथ में नहीं आती. Accordingly, it does not lead to concentration of economic power. Rather, it promotes equality across different sections of the society. Equity is further promoted because of greater employment per unit of investment in SSI compared to large scale industry. और इक्विटी प्रमोट होती है क्योंकि इसके अंदर ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है लोगों को, सबको रोजगार मिलता है, और जितने छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे उनके पास भी ज्यादा कैपिटल इकट्ठी होती है, मगर वो उनके पास इतनी कैपिटल भी नहीं होती कि उनकी मोनोपोली हो जाए या फिर ज्यादा इनइक्वालिटी हो जाए। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इक्विटी ओरिएंटेड है और वो सबको इक्वल करती है। सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ during the period 1950 to 1990 and its good and bad effects. Principal features of the strategy of industrial growth during the period 1950 to 1990 were as follows. Public enterprises were to play a central role in the process of industrialization. जैसा कि हमने पढ़ा 1950 से 1990 तक सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल, पब्लिक एंटरप्राइजेस का रोल ज्यादा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल, जबकि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का रोल ओनली सेकेंडरी था, मतलब वो पब्लिक सेक्टर के साथ मिलकर काम कर सकते थे, उनके लिए सिर्फ कुछ ही इंडस्ट्रीज छोड़ी गई थी इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड दैट टू अंडर परमिट लाइसेंस राज, उनको काम करने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी था। इट वाज ए सिस्टम अंडर विच प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर देयर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एंड इन मोस्ट केसेस were to produce goods within the legally prescribed limits of production capacity. उनको लाइसेंस लेना पड़ता था और गुड्स को बनाने के लिए भी उनको लिमिट थी कि वो कितना गुड्स बना सकते हैं। प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। 1950 से 1990 तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसका मतलब है कि हम जो चीजें बाहर से मंगाते हैं उनको हम हमारे ही देश में बनाएं, implying that the production of such goods was to be accorded a high priority which were imported from rest of the world. The idea was to achieve self-reliance as well as to economize the use of foreign exchange. तो आइडिया था सेल्फ रिलायंस बनना, यानी कि खुद के ऊपर खुद के पांव पे खड़ा होना, सेल्फ सफिशिएंट बनना, और यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कम करना, क्योंकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज के सोर्स कम थे और खर्चे ज्यादा थे, क्योंकि हमें काफी गुड्स बाहर से खरीदने पड़ते थे। तो हमारी गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि हम बाहर से वही चीजें खरीदें जो जरूरी हो, बाकी चीजें हम हमारे देश में ही प्रोड्यूस करें। एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। प्रोटेक्शन वाज टू बी ऑफर्ड थ्रू heavy duty on imports and fixation of import quotas. It was realized that the protection would foster the growth of the domestic industry. Heavy duties on imports were charged so that more imports are not done. Fixation of import quotas मतलब import की क्वांटिटी पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि एक अमाउंट से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, और उसका कारण क्या था, जिससे कि हम उन चीजों को यहीं पर ही बनाएं और हमारे को ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज खर्चा नहीं करना पड़े। Large scale industry was to be developed with a view to building an infrastructural base in the country. Large scale industries को डेवलप करना हमारा अनदर ऑब्जेक्टिव था, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। Small scale industry was to be developed with a view to achieving the objectives of employment and equity. Small scale industries का डेवलप किया गया जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले और इक्विटी बनी रहे। गुड इफेक्ट, इंडस्ट्रियलाइजेशन की गुड इफेक्ट क्या पड़े हमारी कंट्री में? पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश। इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। देयर वाज अबाउट 6% एनुअल इंक्रीज इन आउटपुट ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990। 1950 से लेकर 1990 तक 6% ग्रोथ रेट रही है आउटपुट की। इट इज बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन।
There was a marked diversification in the industrial sector. The then sunrise industry, electronics, marked its emergence in the domestic इकोनॉमी। तो हमारी इंडस्ट्रीज, हमारी कंट्री के अंदर जो इंडस्ट्रीज होती नहीं थी वो भी हमारी कंट्रीज में डेवलप हुआ और डाइवर्सिफाई हुआ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, मतलब अलग अलग तरह के गुड्स हमारे यहाँ बनने लगे, जिसके अंदर मेन था इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, जो कि उस टाइम की सनराइज इंडस्ट्री कहलाती है, उगती हुई मतलब नई इंडस्ट्री। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री लाइक रोरकेला एंड भिलाई स्टील प्लांट projected an infrastructural shift in the Indian economy. The Indian economy showed its ability to absorb the impact of large scale industrialization. तो Indian economy large scale industries के लिए तैयार हुई with the establishment of Rourkela and Bhilai steel plant. Growth of SSI made a substantial contribution in achieving the objectives of growth with social justice. और small scale industries के growth से हमारे कंट्री के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला और इक्विटी रही। Briefly, the overall growth pattern in the economy showed a marked thrust on socialistic pattern of society. Goals of 5-year plan, growth, employment, modernization, equity and self-reliance emerged as the key parameters of growth and development. Bad effects. The bad effects were as significant as good effects. These are as under. Public sector monopolies gradually turned out to be dead social weight. Society के ऊपर एक बोझ बन गई सारी पब्लिक सेक्टर अंडरप्राइजेज, बिकॉज उनके अंदर करप्शन होता है और रेड टेपिज्म होता है और वो लॉस में जाने लगे। इनएफिशिएंसी, करप्शन, लीकेज एंड पिल्फरेज इमर्ज्ड एज देयर प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक। बाय इंकरिंग ह्यूज लॉसेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज लेड टू इनएफिशिएंट यूज ऑफ स्केयर नेशनल रिसोर्सेज। तो हमारी वैल्यूएबल कीमती नेचुरल रिसोर्सेज का ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में। Protection of domestic industry stimulated its growth, but it failed to achieve international standards of product quality. तो हमने हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को कंपटीशन से बचाया, उससे वो ग्रो भी हुई, मगर इंटरनेशनल क्वालिटी जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो हमारे अंदर नहीं आ पाया। Lack of competition prompted the domestic entrepreneurs to focus upon monopoly control of the market. तो उनको पता था कि इंडिया में कोई और सेलिंग नहीं कर सकता, तो पब्लिक एंटरप्राइजेज ने कभी भी अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव करने का नहीं सोचा। ग्रोथ थ्रू कंपटीशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाज कन्वीनियंटली अवॉइडेड। तो कंपटीशन से जो हमें ग्रोथ मिलती है, जो हमें नई चीजें सीखने को मिलती हैं, वो हमें नहीं मिल पाई। सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेदर देन जनरेटिंग इट थ्रू एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रूव्ड टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। तो हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि हम फॉरेन एक्सचेंज का खर्चा करने से बच जाएंगे, हमें इंपोर्ट नहीं करने चाहिए, मगर हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमें एक्सपोर्ट करने चाहिए जिससे कि हमको फॉरेन एक्सचेंज मिले। तो इस कारण भी हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी बहुत नीचे चली गई। आवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टार्टेड श्रिंकिंग एंड बाय द एंड ऑफ 1990 दीज स्टॉक रीच्ड देयर बॉटम। इसीलिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई गई थी। सो मच सो दैट वी हैड टू प्लेज आवर गोल्ड रिजर्व्स विद द वर्ल्ड बैंक टू सैल्वेज आवर बोरोइंग। तो हमें हमारा गोल्ड वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखना पड़ा अपनी बोरोइंग्स को चुकाने के लिए। विद द पैसेज ऑफ टाइम बैड इफेक्ट्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड ओवरशैडोइंग द गुड इफेक्ट। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया बैड इफेक्ट ज्यादा होने लग गए और गुड इफेक्ट कम हो गए। सो मच सो दैट द गवर्नमेंट वाज कंप्लाइड टू रिविजिट द एंटायर स्ट्रेटेजी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 6, जिसको हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडिया फॉरेन ट्रेड, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको इस चैप्टर के सारे नोट्स बनाने हैं और सारे क्वेश्चंस जो कि अनसॉल्व्ड हैं उनको आपको अपनी कॉपी में करना है। ओके, हैव ए गुड डे, थैंक यू।